नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अयोध्या में उनका रामनवमी के दिन ही दोपहर 12 बजे जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन पर श्री रामनवमी का त्यौहार पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। के न्यूज़ की तरफ से के न्यूज़ के तमाम उन दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब बात मंथन में नगर निकाय चुनाव के बाद क्या नगर निकाय चुनाव का जो संदेश है, संकेत है, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव का कोई इसका कोई रिलेशन है? ये आज बात एक तरीके से लोगों ने उभारने की कोशिश की और राजनीतिक विश्लेषक इसको मान रहे हैं। लेकिन आज नगर निकाय का जो आरक्षण है वो जारी कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बहुत सारे लोग मानते हैं, बार बार बहुत सारे चुनावों को सेमीफाइनल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में नगर निकाय चुनाव का डायमेंशन अलग होता है और लोकसभा का डायमेंशन अलग होता है। वास्तव में विपक्षी दल लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ओबीसी वोट बैंक को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक व्यूह रचना अपने तरीके से कर रही है और पूरे दमखम के साथ में। उत्तर प्रदेश में वैसे तो जो तैयारी है सभी सियासी दल धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन आमना सामना वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और सपा का ही होता है। और समाजवादी पार्टी के मुकाबले अगर नगर निकायों की बात करें, नगर निगमों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी ठीक ठाक नगर निगमों में अपनी सत्ता काबिज कर लेती थी या अपनी मेयर जिता लेती थी जिस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उत्तर प्रदेश के जो 52 मिनिस्टर हैं उनमें 42% यानी 22 मिनिस्टर ओबीसी हैं और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही गांव-गांव, घर-घर अभियान एक शुरू करेगी। 15 लाख लोगों तक जाने की उसकी योजना है। 52,000 जो ग्राम सभाएं हैं वहां तक वो लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि ओबीसी के लिए राज्य और केंद्र की सरकार क्या कर रही है और प्रधानमंत्री भी इस पूरे अभियान को संबोधित करेंगे एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अभियान नगर निगम चुनाव के लिए तो है नहीं, निशाना तो लोकसभा का चुनाव ही है। उत्तर प्रदेश में शहरों और कस्बों की सरकार, नगर पंचायत, नगर पालिका, इस तरह और नगर निगम, इनके लिए जो इंतजार लोगों को था वो खत्म हो गया है और अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरक्षण जारी कर दिया है। अभी उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में केवल 9 का आरक्षण जारी किया गया, बाकी अभी जारी किया जाना है। नगर निकाय, अन्य नगर निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं और एक तरीके से इसे अधिसूचना मान लिया गया है। अधिसूचना एक तरीके से हो गई। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार को 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अधिसूचना जारी करें। अब उसी कड़ी में चुनाव अधिसूचना जारी हो गई है। आरक्षित सूचियों को लेकर भी जानकारी एक तरीके से दी गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला के रूप में आरक्षण को सेट कर दिया गया है, यानी सब व्यवस्थित कर दिया गया। स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि कौन सीट से किस समाज का कौन सा व्यक्ति खड़ा हो सकता है। सरकार 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पिछले साल से ही चल रही हैं, लेकिन
ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला पेच फंस गया था और विपक्षी दलों ने तमाम तरीके से इसमें उंगलियां उठाई थी। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद फिर एक कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी और उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो उत्तर प्रदेश में 760 नगर निकायों में नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी, लेकिन राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण राज्य सरकार की तरफ से जारी हुआ था, लेकिन इसको लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया। विपक्षी दल भी इस पर सहमत नहीं थे और ये कहा गया कि ये ओबीसी का हक मारा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसको स्टे कर दिया गया था, रोक दिया गया था और अब कुल मिलाकर ओबीसी जो एक तरीके से कमेटी बनी थी, ओबीसी आयोग का गठन किया गया था और उसी के अनुरूप उसकी सर्वे रिपोर्ट के बाद ये मामला अब फ्लोर पर आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस जो आरक्षण है निकायों का उसे जारी किया। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। 762 नगर निकाय हैं जिनमें 70 कानूनी अड़चने हैं, इसलिए वहां पे उनको हम अलग रखते हुए हमने ये पूरी व्यवस्था की है। तो इस प्रकार 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे विभाग के सचिव बैठे हैं, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हैं, इन्होंने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, इन लोगों की पूरी टीम ने कई दिनों से रात दिन नगर निगम आगरा। ए.के. शर्मा ने कहा कि उनकी पूरी टीम ने कई दिनों तक दिन रातें लगाकर ये आरक्षण सूची जारी की है। इसको लेकर बहुत सारे जो विवाद थे वो अब लगभग खत्म हो गए और अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इससे पूर्व सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ओबीसी नेताओं की एक बैठक की गई। जो उनके जिलों के पदाधिकारी थे, प्रत्येक जिले के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव घर-घर अभियान लॉन्च कर दिया है। वो उसमें ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पूरी रूपरेखा को रखा। नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसे सुनी और फिर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मकसद इस अभियान को चलाने का क्या है, क्या नगर निकाय चुनाव टारगेट किया गया है कि लोकसभा चुनाव टारगेट किया गया, इन सब बातों के उन्होंने जवाब दिए। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के द्वारा गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है और हमारे साथ बात करने के लिए पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी। तो क्या अभियान है ये, कैसे इसकी शुरुआत की जा रही है और क्या कुछ किया जा रहा है? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान को व्यापक स्तर पर लेकर जाने वाला है, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के 15,000 गांवों तक रीच करेंगे, पिछड़े समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, अपना पोस्टर, अपना हैंडबिल, अपनी उपलब्धियां समाज के बीच में रखेंगे ताकि नगरीय निकाय चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव पहले से भी अधिक बहुमत
के साथ हम जीत सकें, इस नाते हमारी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के लिए हो गई है। इस बार के चुनाव में सभी का फोकस ओबीसी वोट पर है, चाहे अखिलेश यादव हो या अन्य पार्टियां हो। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां है वो कितनी सक्सेसफुल होगी, क्या लगता है? तैयारी ही भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का जो मोर्चा है उसने एक तरीके से पूरी रणनीति बता दी है। नरेंद्र कश्यप इस बात को कह रहे हैं कि लगातार वो उनकी टीमें, उनके मोर्चा के लोग, जिले के लोग ये जाएंगे, गांव-गांव, गली-गली जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उसको लेकर ये एक तरीके से लोगों को बताएं। गांव चलो घर चलो अभियान है इनका, और वास्तव में क्या गांव चलो घर चलो अभियान के जरिए बूथ विजय की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, क्योंकि भले ही नरेंद्र कश्यप ये कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी को एक नंबर 1 बनाना है, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी हरदम नंबर 1 की पार्टी रहती ही है, उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। हाँ, एक एक्सरसाइज हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले का, ये एक एक्सरसाइज हो सकता है कि अपनी जो मशीनरी है, जो ओबीसी वोटर है, उस तक पार्टी के लोग पहुंच जाएं और ये बतावें कि भाई हमने आपके लिए क्या किया। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर इस कार्यक्रम को शुरू किया जाना है और सभी निगमों, पालिकाओं, पंचायतों में ओबीसी मोर्चा अपने कार्यक्रम आयोजित करेगा। तो जाहिर सी बात है कि टारगेट तो लोकसभा का चुनाव है, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच ये अभियान चलेगा और ज्योतिबा फुले की जयंती के दौरान प्रधानमंत्री इस पूरे अभियान में जुड़ेंगे और सक्रिय वो होंगे। 15,000 गांव और 762 नगर पंचायतों तक ये अभियान जाएगा। इसको बीजेपी लेकर जाने की तैयारी कर रही है। भाजपा ओबीसी मोर्चा का जो ओबीसी मोर्चा का जो ये पिछड़ा वर्ग से जोड़ने, अदर बैकवर्ड कास्ट को अपने साथ मजबूत तरीके स्ट्रांग बैंड बनाने का अभियान है। गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान। तो वास्तव में एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की यही खूबसूरती है कि वो अपने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है। योगी सरकार में नरेंद्र कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वो इस वक्त राज्य मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार में 52 में 22 मंत्री पिछड़ा वर्ग के बनाए गए हैं, 42% नुमाइंदगी है। ये बातें ओबीसी के लिए जो सरकार योजना बना रही है तो पूरी तरीके से, और वो कह रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव सदैव असंवैधानिक बातें करते रहते हैं। वो भले ही पिछड़े वर्ग को लेकर विलाप करते हैं लेकिन उनकी बातें संवैधानिक नहीं है। योगी सरकार में पिछड़ों को 42% हिस्सा मिला है, ये जवाब दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव ने बार बार ओबीसी को लेकर सवाल उठाया है, सरकार पर निशाना साधा है। वही बातें जो नीचे तक ये कहीं गलत परसेप्शन ना चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी नहीं है या विपक्ष ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर एक तरीके से एक नया अभियान छेड़ दिया गया है। 6 अप्रैल से यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री इस अभियान से जुड़कर वो संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अभियान भारतीय जनता पार्टी छेड़ रही है। तो इसका मतलब है कि पूरे देश में, भाई इस पूरे देश में तो नगर निकाय चुनाव है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भी जो मशीनरी है बीजेपी की उसको ऑयल ग्रीस मिल जाएगा। इस अभियान के जरिए जो ओबीसी नेता हैं वो थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे और उसके अतिरिक्त जब लोकसभा का चुनाव होगा पूरे देश में तो फिर हम देखेंगे कि एक अलग तरीके से बीजेपी पूरे देश में जो उनका अभियान चल रहा है वो इसको करेंगे। तो कुल मिलाकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता, बिहार के मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया कि भाई जो रामचरितमानस है उसमें पिछड़ों को लेकर शूद्र एक अलग तरीके का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, उन्हें ताड़ना का अधिकारी बताया गया और उनको अपमानित किया गया है। तो शूद्र एक तरीके से बार बार खुद को शूद्र कह के अखिलेश यादव एक तरीके से विक्टिम साबित करने की कोशिश जनता के सामने करते हैं। और अभी जब राहुल गांधी को सजा हुई मोदी कम्युनिटी पर टिप्पणी करने के बारे में तो बार बार बीजेपी ने भी यही परसेप्शन बनाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ओबीसी पिछड़ों की विरोधी है, पिछड़े बर्दाश्त नहीं होते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण को एक तरीके से बीजेपी को ऐसा लगा इस बीच कि शायद कहीं 1-2% ओबीसी अगर कहीं जो विपक्ष की मुहिम है उसमें कहीं इधर उधर हुआ तो फिर मुश्किलें हो सकती हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर फोकस कर रही है और पूरी तरीके से
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आरक्षण जारी कर दिया है नगर निकायों के लिए। कुछ उन्होंने बताया कि 544 जो निकाय हैं उनको लेकर जारी किया गया है और 9 नगर निगम हैं, बाकी 17 में से 9 निगमों के जो आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल आज हम यही मंथन में उठाएंगे कि क्या इसको लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, बार बार हमले कर रहा था, तो क्या ये जो आरक्षण सूची है उसको लेकर विपक्ष और ओबीसी नेता संतुष्ट हैं? वास्तव में यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि नगरीय चुनाव में बीजेपी पहले भी जीत हासिल करती रही है और वास्तव में आगे भी हम इसको कंटिन्यू करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं और लगातार कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और एक बड़े अभियान को रूप देंगे और ओबीसी के बीच में ये जाकर बताएंगे कि वास्तव में जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, वो पिछड़ों के साथ नहीं हैं, पिछड़ों के हक में उन्होंने काम किया नहीं है। मंथन में कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओबीसी मोर्चा बनाकर ओबीसी के हितों में काम करने वाले लोटन प्रसाद निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत निषाद साहब, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। सुरेंद्र दुबे जी इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को खास तौर पर समझने वाले हमारे साथ जुड़े हैं और ये जाति गणित और राजनीति इसको भी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करने वाले वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी आपका ये बहुत धन्यवाद। लोटन जी आपका ये बहुत धन्यवाद और सभी को श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मंथन की शुरुआत लोटन प्रसाद जी से ही करेंगे। लोटन जी, आरक्षण जारी हो गया है, मंत्री जी ने आरक्षण जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ओबीसी जो आयोग बना था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जैसा जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार चीज़ें जारी कर दी गई थी। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि क्या अब कोई शिकवा शिकायत रह गई क्या? क्योंकि अब तो सरकार कह रही है कि सब नियम कायदे सिस्टम जो उंगलियां उठी थी उनको लेकर अब सारी उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, अब तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। लोटन जी, लोटन प्रसाद निषाद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लोटन जी आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज जा रही है? आप बोलिए, बोलिए लोटा राम निषाद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? बोलिए। देखिए सर, जो आज आरक्षण नीति जो लागू की गई है यह पहले भी हो गया होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े वर्ग को जो है कि गुमराह करने के लिए और झूठी जो है कि हितैषी की क्रेडिट लेने के लिए ये सारा जो कवायद अभी तक हुई है, न्यायालय का मामला हो चाहे जो है आयोग गठित करने का हो, तो ये तो नाटकबाजी की गई है केवल ओबीसी को गुमराह करने के लिए। और जो नरेंद्र सिंह कश्यप जी हमारे बड़े भाई हैं और सौभाग्य की बात कहूं कि दुर्भाग्य की बात कहूं, ये पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा नरेंद्र सिंह कश्यप जी से कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की कितना हित देती है। 2.5 लाख अभी आवेदन पत्र जो है हमारे ओबीसी के शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए निरस्त कर दिए गए एक साजिश के तहत। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है पिछड़े वर्ग की हितैषी की बात करती है और दूसरी तरफ जो है कि पिछड़ों को जो है पीछे करने का और उनके हितों पर कुठाराघात करने का षड्यंत्र करती रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अब चाहे गांव-गांव में चाहे नगरों में जाकर के जितना भी पिछड़ों के बीच में बात करें, अब वो गुंजाइश नहीं बची है। नहीं, नगर निकाय चुनाव को लेकर आपको अब कोई शिकायत नहीं रह गई है ना? जो आरक्षण उन्होंने जारी कर दिया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब नहीं सर, देखिए ये पहले भी होता, मैं संतुष्ट हूं उससे, ऐसा नहीं। यह तो जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पंचायत राज 1995 बनाया था, तो उसके तहत तो आज
फुलफिल हुआ है, लेकिन यह काम पहली बार जो अधिसूचना जारी हुई थी उस समय भी हो गया। पार्टी ठीक बात है, ठीक बात है, कहीं व्यवधान है। बहुत सारी बातें सीधी लोटन राम निषाद जी की बातें पूरी दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, एक तो नगर निकाय की अब एक तरीके से रणभेरी बच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है गांव चलो घर चलो। ओबीसी को लेकर एक बार फिर वो पूरे देश में कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि भाई निकाय चुनाव भी है। उनके जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी से हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव भी नंबर 1 हम होना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में, इसीलिए ये अभियान हम इसको गति देंगे। 15 लाख लोगों तक पहुंचेंगे, 52,000 ग्राम पंचायतें, पूरा एक टारगेट है उनका कुल मिलाकर। ये पूरे परिदृश्य में आप किस तरह देखते हैं कि भाई बीजेपी तो कहती है हम 5 साल काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और पूरे 5 साल वो चुनाव लड़ती है, तो अब ओबीसी को लेकर पूरे देश में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में इतना फोकस्ड अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सुरेंद्र जी देखिए, आप एक बात समझिए कि पूरी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में, जहां जहां भाजपा की सरकार है, इनके केंद्र बुद्ध में ओबीसी ही है। 2014 से इन लोगों ने एक नई राह पकड़ी, अगर सत्ता पे आना है तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया के भरोसे काम नहीं चलेगा। इनको समझ में आएगा ओबीसी और ये क्या कहते हैं दलित, जब तक ये लोग हमारे पास नहीं होंगे तब तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और मैं उनकी इस बुद्धिमत्ता के लिए तारीफ भी करता हूं, क्योंकि संख्या उन्हीं की ज्यादा है जी। तो ब्राह्मण के और ठाकुर के बल पर तो नहीं सत्ता पा पाएंगे जी। अब जिस देश में प्रधानमंत्री ये कहता हो ये मेरी ओबीसी जाति के लोग हैं, या जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वहां से बाकायदा फीड किया जाता है कि इतने ओबीसी हमने बताए, और उस ओबीसी में भी सब कास्ट कितनी है, तो इतने कश्यप है, इतने निषाद है, इतने फलाना, इतने डिबाका है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में भी गिनाया गया सुरेंद्र जी। आज जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये बताया कि भाई 42%, 52 मंत्री हैं उसमें 22 ओबीसी हैं, तो कह रहे हैं 42% हमने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में ओबीसी को स्थान दिया है, अब और क्या चाहिए? यही मैं कह रहा हूं। नरेंद्र, मैं जानना चाहूंगा। नहीं, आप रामलोटन जी सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। आप रामलोटन जी सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उन्हें। रामलोटन जी शांत हो जाइए, अब सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। बोलिए सुरेंद्र जी। स्थानांतरण करवाने और रुकवाने की नहीं है सर, आदरणीय चौहान साहब। मैं आपके पास आऊंगा, सुरेंद्र जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। लोटन राम जी, सुरेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में 42 मंत्री हैं ओबीसी के, ठीक बात है। अब लोटन राम जी कह रहे हैं कि पुलिस में कितने हैं, आईएएस पे कितने हैं, और क्लर्क कितने हैं, बाबू कितने हैं, इस पर अभी ध्यान नहीं सरकार, क्योंकि उनको बाबुओं से चुनाव नहीं जीतना है। उनको एक मैसेज देना होता है जनता के बीच कि देखिए मंत्रिमंडल में वहां पर ओबीसी इतने मंत्री, और उन्हीं के आधार पर ओबीसी वोट भी देता है। हम इसमें सरकार को कोई दोष नहीं दे सकते। आप चले जाइए ओबीसी के इलाके में, वो कहेंगे कि हमारे जो ओबीसी हमने चुना ये हमारे मंत्री हैं। इसीलिए इतनी रात भर और सब कास्ट में कास्ट, ये पता नहीं चलता है। को जैसे कहावत है, आपको भी पता होगा, एक अलंकार होता था जिसमें कहा जाता था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है जी। तो जी। पता नहीं चलता कि सब ओबीसी हैं कि ओबीसी में ओबीसी हैं कि उसमें भी ओबीसी हैं, फिर एमबीसी हैं, लेकिन हैं। और लोटन जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि जानबूझ करके इस मामले को फंसाया गया। सरकार को मालूम था कि जब हम ये बात करेंगे जो तब आरक्षण के जो पक्षधर हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के जो लोग भी, विशेष रूप से तो यहाँ क्या कहते हैं अखिलेश ही हैं, कि इसका विरोध करेंगे।
तो चाहते थे 2-3-4 महीने का समय और मिल जाए, क्योंकि उनको ये भी चुनाव जीतना और 24 आ रहा है, इस चुनाव की धमक जो है, मतलब यहाँ हम ढोल बजाएं तो 24 तक सुनाई पड़े, इसलिए उनको धमक मालूम था कि मध्यम ना हो जाए, इसका मतलब ये है सुरेंद्र जी कि धमक मध्यम ना हो जाए, इसलिए ये किया गया। ढोल बजते रहना चाहिए, ओबीसी ओबीसी, और अल्टीमेटली बारात दरवाजे आ गई और जयमाल हो गया और लड़की की शादी हो गई, ये एक अंदाज है। बाकी इनको मालूम था कि अगर हम नहीं लागू कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाएंगे, और जो इनको आरक्षण क्रम दिया गया वो भी उनको मालूम था। उसमें थोड़ी इनकी दिक्कत ये थी कि वहां किसी को चाहते थे तो दलित को सीट न जाए, अब आरक्षण के क्रम में फंस गई, या फलाने दलित को जाए, होता है कोई भी आप फार्मूला बनाएंगे कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। तो ये पूरी सोची समझी चाल के तहत, और अब ठीक है, अब ओबीसी के नाम पर देखिए जो ये समाजवादी पार्टी है, या बिहार में जैसे लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, सब लोग लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि इसकी जनगणना कराई जाए, जाति जनगणना। हाँ, क्योंकि जाति जनगणना देखिए इतने 10 साल हो गए तो जाहिर जनसंख्या बढ़ी होगी ना, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ही बढ़ना चाहिए, और भाजपा या केंद्र सरकार आप कहिए इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको फिर और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र जी ने कही। वो कह रहे हैं कि भाई ये सब पूरा पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इसमें दिमाग लगता है कि भाई अब हम कोई चीज़ नहीं देंगे, फिर हल्ला मचेगा, हाइप बनेगी। और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ढोल अगर जल्दी बज जाएगा तो धमक कमज़ोर हो जाएगी। अब जब ढोल बजेगा तो उसकी धमक 24 तक जाएगी। नगर निकाय की रेस 2024 का संदेश। आज कुल मिलाकर जो नगर निकाय चुनाव का आरक्षण जारी हो गया है, उसको लेकर इसी तरीके की कुछ बातें आ रही, कही जा रही कि भाई अभी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी कह रहे थे कि होता है इस तरह के मामले उलझाए जाते हैं, फंसाए जाते हैं, वक्त लिया जाता है। पहले भी ये कहा जा रहा था कि नहीं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार वक्त चाहती है नगर निकाय चुनाव में। सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई उनको इसलिए वक्त चाहिए था कि वो कम से कम ढोल बजा सके और उसकी धमक आगे तक जाए 2024 तक। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र जी, नगर निकाय का आरक्षण जारी हो गया, पूर्व के वक्ताओं को आपने सुना, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि भाई उसको गांव-गांव, घर-घर जाके बताना है कि उसने ओबीसी के लिए क्या किया। अरे मेरा सवाल ये है ब्रजेंद्र जी कि अगर आपने इतना बढ़िया काम किया है तो क्या भाजपा जैसी मशीनरी को अब ऐन वक्त पर चुनाव पर बताने की क्या जरूरत पड़ गई? दुर्गेन्द्र जी, ऐसा है कि भाजपा काम तो कर ही रही है। हेलो, हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं। ब्रजेंद्र आप बोलिए। भाजपा काम तो कर ही रही है, अच्छा या बुरा ये तो विपक्ष तय करे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बताने की क्या जरूरत है, तो ढोल तो बजाएगी। अच्छा काम करेगा तो भी और नहीं करेगा तो भी ढोल तो आदमी बजाएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि 54 ये कितना 42% मंत्री हैं, 22 मंत्री हैं, 52 में 22 मंत्री हैं जी, 42% हिस्सेदारी हमने दी है जी। लेकिन जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, खासकर उत्तर प्रदेश का विपक्ष है जो जी, वो ये नहीं समझ रहा है कि ये निकाय चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारी है। जी जी जी। विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर जो पिछड़ों के नेता बनते हैं या जिनको माना जाए, वो पूरी की पूरी राजनीति को, पूरे विषय को रामचरितमानस पर केंद्रित किए हैं पिछले 6 महीने से जी। और आपको याद होगा, और मुझे सुन रहे समाजवादी पार्टी के लोग, निषाद जी भी जी सुन रहे होंगे, कि लोहिया ने तो कहा था ना कि पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 में पावे 60 जी। अभी तो 42% ही है जी, उनको तो 60% चाहिए। ठीक वो बात। कह रहे हैं कि वो तो 60% की बात लोहिया जी के जमाने से चल रही है। और विपक्ष को जो नैरेटिव सेट करना चाहिए था, ये चाहते
ये थोड़ा सा भी अगर सूझबूझ के साथ काम करते तो उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ प्रधानमंत्री को इस बात पर घेर सकते थे कि पिछड़ों की जनगणना नहीं कराई जा रही। नीतीश कुमार ने वहां से चढ़ाई शुरू की थी। जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और दूसरे जो वहां पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता हैं, सब उसके प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंच गए थे। जी, विधानसभा में प्रस्ताव ले आए। जी, अखिलेश यादव यहाँ मात खा गए। उनके सिपह सालार यहाँ रामचरितमानस की बात कर रहे थे। दुर्गेन जी, आपको याद होगा 1977 के आसपास का मामला था, जब रामायण फूंकी गई थी कानपुर में, राजपुर देहात। जी, राजपुर जी, से। जी, 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 उस समय रामस्वरूप वर्मा जो अर्जक संघ चलाते थे, उन्होंने रामायण फूंकी थी। जी। आज रामनवमी के दिन हम लोग बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, आज जो पिछड़ी जात के लोग जिनसे ये कह रहे हैं कि वो राम पर आस्था नहीं रखते हैं, आज किसके घर में खीर नहीं बनी और पुआ नहीं बना होगा सुबह? नहीं, निश्चित तौर पर। और आज बहुत सारे किस पिछड़े के घर खीर और पुआ नहीं पका? जी, ये अखिलेश यादव और रामलोटन जी और उनके जो मौर्य जी, इनको देखना चाहिए कि ये किस मसले पर बात कर रहे हैं। ये बार बार रामचरितमानस की बात करते हैं। ये नहीं समझना चाहते हैं कि पिछड़ा ओबीसी धर्म के आधार पर आप इनको भाजपा से नहीं दूर कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको या बहुत जमाने से शुरू से ही धार्मिकता तो पिछड़ों के अंदर थी। किसान भगवान का ही नाम लेकर खेती करता था। जी, आज उसके घर खीर पुआ पका है। जी। तो ये कितना भी चिल्लाते रहे रामचरितमानस में ये लिखा है कि वो नहीं लिखा है। असल मसला था ओबीसी की जनगणना कराने का। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी जी, विशेष भर्ती अभियान के तहत आईएएस का कैडर पा गई या एलाइड आईएएस का। जी। ये तथ्य नहीं रख पाए भारत के जो विपक्ष के नेता हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, पिछड़ों को ये नहीं बता पाए कि तुम्हारे हक कहां पर मारे गए। अभी आईआईटी दिल्ली का ब्रजेंद्र एक प्रकरण सामने आया, आईआईटी दिल्ली का, कि 27% पिछड़ों को 10% सीटें, 10 सीटें, और 10% जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, जाहिर सी बात है वो उनको ओबीसी को फायदा उसका नहीं मिलता, फायदा अपर कास्ट को उससे मिलता है, उनको भी 10% सीटें। ये सवाल उठा है आईआईटी दिल्ली को लेकर, जो जिस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। जी, बहुत लंबे समय से ये बात हो रही है कि क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ा दी जाए। विपक्ष के किसी नेता ने सरकार को घेरने की इस बात पर कोशिश नहीं की, तो आप उसके बाद जब चुनाव हारेंगे आप, तो आप चिल्लाएंगे ईवीएम खराब है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं ब्रजेंद्र रोक रहा हूं आपको। मैं अब लोटन राम निषाद साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि आज रामनवमी है, उनके नाम में राम है। लोटन राम निषाद साहब से मेरा प्रश्न है, ब्रजेंद्र ने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। लोटन राम जी, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीज़ों को बहुत समझते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग रामचरितमानस में उलझ गए। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हो रहा है, जन्म दिवस है, आज श्री रामनवमी है, और ऐसा कौन सा पिछड़ा है जिसके घर में खीर और पुआ ना पका हो? गरीब आदमी भी होगा तो गुड़ डाल के उसने 4 गुलगुले बना लिए होंगे। और आप लोग धार्मिक आधार पर बांटने के बजाय अगर उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे होते, अगर जातीय जनगणना पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चढ़ाई की थी, अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के संगठन, अखिलेश यादव, जितने भी पिछड़ों के हिमायती हैं, वो अगर चढ़ाई कर लिए होते तो वास्तव में क्या आज ये स्थिति होती? लेकिन आप उलझ गए कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल तारण के अधिकारी, उसी में उलझ गए आप। और ये तय मान लीजिए कि जो फील्ड आपका नहीं है उसमें आप खेलोगे तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। लोटन राम निषाद जी, देखिए जो ब्रजेंद्र भाई किए हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। लोटन राम निषाद सदैव जो है संविधान के अनुच्छेद संख्या 246 के तहत जातिवार जनगणना की मांग करता रहा है, और यह मांग करता रहा कि जब हर सेंसस में एससी एसटी की जातिवार जनगणना होती है। सेंसस 2011 में लालू प्रसाद यादव जी, माननीय शरद यादव जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, माननीय नेताजी भी नहीं है, इन लोगों के प्रयास से जब सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में कराई गई,
तो जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, हमें तो कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। नीलबर्ण सिंगाल की एक कथा हम लोगों को 6वीं कक्षा में पढ़ाई जाती थी। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना चरित्र और चिंतन जिस तरह का प्रस्तुत किया गया है, तो नीलबर्ण सिंगाल की कथा चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अभी आपने घटनाक्रम देखा, राहुल गांधी जी की सदस्यता सजा हो गई 6 साल। अरे भाई, मैं तो जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं से कि क्या नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी, क्या ये ओबीसी के हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अगर हमें प्रोवाइड करते तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वीकार का काम करूंगा। अब मैं आज मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जो ढोल नगारा बजाकर कहे कि मैं ओबीसी का हूं, तो आपने तो संकल्प लिया था, आपके मंत्री राज सिंह ने 5 जून 2018 इंडिया और सेंसस कमिश्नर। ठीक है राम लिटन जी, आपको रोक रहा हूं। अब 2 नए मेहमान यहां जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल लोग हैं दोनों हमारे साथ। विजय खेरा साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत विजय जी। और उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष MLC राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्यप जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। कश्यप जी, एक तो पहली टिप्पणी आपकी ये कि जो आरक्षण जारी हुआ, अब जो सारी शिकवा शिकायतें ओबीसी समाज की थी, पिछड़ों की थी, वो दूर हो गई क्या? तो जो सूची जारी हुई है ये तो अध्ययन का विषय है, क्योंकि अभी तो 7 दिन ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और ये बीजेपी सरकार तो अगर ठीक से नियमावली का पालन किया होता और पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसके जूते चप्पल तक उतरवा लिए। जब बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग का सम्मान नहीं कर सकती तो पिछड़ों क्या सम्मान करेगी? और इनकी लचर पैरवी की वजह से ही तो हाई कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया था। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कराई और जिसपे निर्णय हुआ कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और उसके बाद में समयबद्ध तरीके से भी चुनाव के लिए भी कहा कि ये तो चुनाव से भागना चाह रहे थे। और साथ ही साथ में ये पंचायतों नगर पालिकाओं में जो आरक्षण दिया है ये समाजवादी पार्टी की देन है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसको लागू करने का काम किया, जिसकी वजह से पिछड़ों को आज सभासद से लेकर नगर पालिका मेयर से लेकर और अध्यक्ष तक बनने का जो मौका मिल रहा है ये समाजवादी पार्टी की देन है। बीजेपी तो सदैव इसकी विरोधी रही है, चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई हो तो यही बीजेपी ने बसें फूकने का काम किया, यूनिवर्सिटियां और कॉलेज जलाने का काम किया। ये तो आरक्षण विरोधी है। आरक्षण घोटालों के नाम से पहचानी भी जाती है, चाहे अभी लेटरल भर्ती इन्होंने कर दी हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला चल रहा है आपके सामने है, जबकि आयोग ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा, उसके बाद में भी ये सुधार नहीं किए। जितनी भर्तियां हो रही बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से लेक्चर और प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, कितने यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से भर्ती हुई है। ये राजपाल कश्यप, एक और सवाल इसी में ऐड कर लेता हूं। अभी वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और उनकी टीम ने चढ़ाई की, तेजस्वी यादव ने चढ़ाई की और प्रधानमंत्री की चौखट तक दिल्ली में पहुंच गए वो, लेकिन उत्तर प्रदेश से वो चढ़ाई नहीं हो पाई। आप लोग सूत्र गंवार, ढोल पसुनारी, रामचरितमानस में फंस गए, जबकि मूल जो मुद्दे हैं कि आपका हक मारा जा रहा है। ब्रजेंद्र ने एक आंकड़ा दिया है, उसको वेरीफाई करना होगा कि भाई लोकसभा अध्यक्ष की बेटी को विशेष भर्ती अभियान के तहत IAS या IAS एलाइड में किया गया, तो वो कह रहे हैं कि भाई पिछड़ों का ही हक किस तरह मारा जा रहा। तो हक की लड़ाई लड़ाने के बजाय उस फील्ड में आप लड़ने चले गए जिसकी भारतीय जनता पार्टी पुरोधा है। राजपाल कश्यप, नहीं, देखिए ये बात सही ब्रजेंद्र जी ने कहा कि वो पिछड़ों का हक अधिकार छीना जा रहा है और
हाँ, हमारी पार्टी और हमारे नेता लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और हमारा समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ लगातार जमीन तक जाके उसको अभियान को चला रहा है। अभी पूर्वांचल में लगातार अभियान चला है, क्योंकि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी और उनके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये जातियों में लड़ाने का काम करते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला का 58 एसडीएम 56 एसडीएम यादव भर्ती हो गए, जबकि न उनके पास सूची है, न वो आज तक सूची पटल पे रख पाए। पन्नी अखिलेश यादव जी ने सूची भी पटल पे रखी। जब इतने झूठ बोलने वालों से लड़ना है और ये पिछड़ों को राजपाल जी, आज उन्होंने बता दिया, उनके पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने आज बता दिया कि भैया 42% मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, और क्या लोग हैं। वो कह तो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया गांव गांव हम जाएंगे, 6 से 15 अप्रैल तक गांव गांव घर घर जाएंगे और ये बताएंगे कि हमने क्या काम किया है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी गांव गांव जाएगा, इनको उजागर करेगा जो इन्होंने काली करतूतें की है, आरक्षण के घोटाले किए हैं। ये क्या बात करेंगे? ये बताइए, इनके पिछड़े वर्ग के जितने मंत्री हैं उनकी हैसियत नहीं है आरक्षण की बात कर दे। जाति जनगणना नहीं, बता दिया कि 22 मंत्री हैं कश्यप जी, वो बता रहे हैं कि 22 मंत्री हैं, 42% हिस्सेदारी है योगी के मंत्रिमंडल में। भाई इसी मंत्री तो हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं हम बैकवर्ड हैं। किसी के बैकवर्ड से या हमारी जात का कोई मंत्री बन जाएगा तो उससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तब होगा जब उसके समाज का कानून बने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों के नेता ऐसे ही थोड़ी कह रहा है, उन्होंने खाली पिछड़ों के लिए कानून बनाया। अगर जो नगर पालिकाओं में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला से लेकर नौकरियों में 27% आरक्षण से लेकर अगर कानून नहीं बनाए होते तो लोग सभासद नहीं बनते। राजपाल जी आपको रोक रहा हूं, अब मैं एक ब्रेक पर मुझे जाना है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल कश्यप के सारे सवालों का उनसे मैं जवाब लूंगा। ब्रेक से वापस आ गए और सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास चलेंगे, विजय खेरा जी के पास। विजय जी, समाजवादी पार्टी के नेता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एमएलसी राजपाल कश्यप ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा ठीक है आप गिना सकते हैं, लेकिन क्या आपके मंत्रियों की हैसियत है? और वो कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें तो मुलायम सिंह जी और अन्य लोगों ने की हैं, मायावती ने भी किया है, मुलायम सिंह जी ने भी किया है। आप लोग केवल ढिंडोरा पीटते हैं, पिछड़ों की हितैषी कहाँ है? आप तो उनके रास्ते पर अड़ंगा डालते हैं, उनका आरक्षण हड़पते हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं आप लोग। अनम्यूट करिए खेरा जी। अनम्यूट करिए विजय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही दर्शकों तक, अनम्यूट करिए। हाँ, अब ठीक है क्या आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, बस मेरा ये निवेदन है कि मैं बोलूं तो कृपा करके समाजवादी पार्टी वाले जब वो अपने को दिखें कि कमजोर हालत में तो डिबेट खराब ना करें, बाद में जो मर्जी जवाब दें बोल लें, क्योंकि इतनी सारी बातें मेरे लिए इकट्ठी हो गई हैं। अब सुनिएगा, ये बार बार एक बात कर रहे आदरणीय मुलायम सिंह जी। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का सम्मान करते हुए बात बताना चाहता हूं कि जब सवाल आया था लोकसभा में अति पिछड़ों के लिए तो किसने जाके बिल फाड़ा था? एक बात, बिल फाड़ा था, बिल लोकसभा में जाके क्यों फाड़ा था? अब आप देना जवाब। लोटन राम जी शांत हो जाइए, उनको बोलने दिए। लोटन राम जी प्लीज, लोटन राम जी नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं। विजय खेरा बोलिए। अब झूठ खलेगा आदरणीय मुलायम सिंह जी का, अखिलेश का, तो अब आप बोलोगे मुझे मालूम था। नहीं, वो ओबीसी मोर्चा के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं इसमें, बोलिए आप। सुनिए, अब सवाल है, अगर आप बैकवर्ड का सवाल आता है तो क्या उसका मतलब एक जाति होनी चाहिए या 2 जातियां होना चाहिए? सारा का सारा इकट्ठा करके अगर ये कोई पार्टी ये करना चाहती है वो तो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। और ऐसा हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मैं बुंदेलखंड का हूं, मैं भी आपको बताता हूं, इन्हीं के जिस जाति को तरजीह देते हैं उसी के 2 विधायकों के यहाँ 400 करोड़ 800 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। अब एक एक करके जवाब देना, इनसे पूछना क्या बाकी और जातियों को लोगों को अधिकार नहीं है? अति पिछड़ा तुम फाड़ते हो, एक ही समाज एक जाति को तुम चाहते हो। अब रहा ओबीसी का सवाल, तो हमने तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, उसमें आपको तकलीफ है क्योंकि वो भाजपा का है। ओबीसी मीन्स ओबीसी, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का, चाहे किसी समाज का हो, चाहे किसी तबके का हो, ओबीसी माने ओबीसी।
आपको वो नहीं बर्दाश्त हो सकता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है ओबीसी का, भारतीय जनता पार्टी का। आप गालियां देंगे, उसे बेकार कहेंगे, ओबीसी तो है ना। फिर इसके बाद आप क्यों प्रश्न उस पर उठाते केचुआ है सर, केचुआ। एक करके सुन लीजिए आप। लोटन राम जी शांत हो जाइए, चूंकि वक्त मेरे पास नहीं है। मैं खेरा जी देर से जुड़े हैं, खेरा जी कंप्लीट करिए, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। अपनी बात रखिए। ने कहा था कृष्ण मूर्ति वाले केस में ट्रिपल टेस्ट हो गया, अब क्या तकलीफ हो रही है आपको? आओ ना मैदान में, आइए ना, विकास चलेगा। ये अलग बात है, रिजर्वेशन हो गया, उस पर चुनाव होंगे, चाहे ओबीसी हो, हर एक का विकास चाहिए। लखनऊ की एक उपलब्धि बता दीजिए प्लीज। लखनऊ में भाजपा ने अभी तक 6 साल में क्या किया है? एक प्रोग्राम बना दीजिए सर। बता दिया तुम्हें, वो तो जनता ने बता दिया लोकसभा में, विधानसभा में। हम क्या बताएं? चलिए ठीक है, मैं अभी आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं राजपाल कश्यप हूं तो वो जवाब दे दें, नहीं तो मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जा रहा हूं। राजपाल कश्यप, मुझे लगता है वो नहीं है। सुरेंद्र दुबे जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहता हूं, चूंकि कार्यक्रम अब बिल्कुल अंतिम सोपान पे पहुंच चुका, खत्म होने वाला है। सुरेंद्र जी। सत्ता और विपक्ष ओबीसी के हितों से ज्यादा उन पर राजनीति करते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि अगर ओबीसी में जो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनके जो क्रीमी लेयर का एक फार्मूला बना, क्या वो लागू होता है? क्या मात्र मंत्री बना देने से ओबीसी के लोगों का फायदा हो जाएगा, या कुछ मुट्ठी भर अफसर ओबीसी के अगर बना दिए जाएं तो उससे फायदा हो जाएगा? मुझे लगता है दोनों पार्टियां राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, ओबीसी के वेलफेयर पर इनका ध्यान कम है। ब्रजेंद्र प्रताप, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। ब्रजेंद्र प्रताप जी। सुरेंद्र दुबे जी जैसा कह रहे हैं ना कि उनके समग्र विकास के लिए जो योजनाएं आए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी के नेता है उनको भी पॉजिटिव लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने पार्टी के फोरम में, सरकार के अंदर, और विपक्ष को भी फैक्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर विपक्ष फैक्ट की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो ये निकाय चुनाव विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल वाला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जबरदस्त है। और अभी शायद खेरा साहब ये बता नहीं पाए या भूल गए हों कि जब बात आती कि पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए क्या किया, तो नरेंद्र मोदी के लोग और पूरी सरकार ये कहती है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी, लेकिन फैसले क्या हुए? बड़ा सवाल है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र दुबे जी, ब्रजेंद्र प्रताप जी, विजय खेड़ा जी, लोटन राम निषाद जी और राजपाल कश्यप जी, सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र प्रताप ने सवाल बड़ा महत्वपूर्ण छोड़ा है कि आप कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दे दिया, लेकिन पिछड़ों के हक में फैसले क्या हुए? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।